गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का जो हम सिविक्स में चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 जन सुविधाएं, उसमें अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से जो सुविधाएं सरकार जो है आम जनता को देती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जन सुविधाएं, जो जनता के लिए होती हैं। तो उसमें हमने देखा था चेन्नई के लोगों की पानी के समस्या के बारे में और जीवन के अधिकार के रूप में पानी। आज हम देखेंगे सरकार की भूमिका। चूंकि सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसी ना किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए और यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया करवाए जिससे उनकी जो है वो बढ़ोतरी हो या फिर वो अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। तो यह जिम्मेदारी किसको मिलनी चाहिए? सिर्फ केवल किसको? सरकार को मिलनी चाहिए। हम देख चुके हैं कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। आप सभी को पता है जो निजी कंपनियां हैं वो किस लिए जो है चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए। जैसे कि आपने अपनी कक्षा 7 में पिछली जो पुस्तक थी सिविक्स की, उसमें आपने एक चैप्टर था बाजार में एक कमीज, इसमें पढ़ा था कि ज्यादातर जो सुविधाएं हैं वो मुनाफे की गुंजाइश को ध्यान में रख के जो है प्राइवेट कंपनियां देती हैं, पर जो जन सुविधाएं हैं वो जो हैं वो मुनाफे की गुंजाइश जो है उसमें नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखना या मलेरिया रोधी अभियान को चलाने से किसी कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, कोई उसमें मुनाफा नहीं होगा। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। लेकिन स्कूल, अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों की दिलचस्पी हो सकती है। हमारे पास ये आशिक के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों, सीलबंद बोतलों के जरिए पानी आपूर्ति करते हुए भी देखा होगा। तो उसमें उनको प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए वो ये ऐसी सुविधाएं चलाते हैं। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्च उठा सकते हैं। मतलब कि वो कंपनियां जो हैं वो सुविधाएं तो देती हैं पर कुछ ही लोग उनकी पहुंच तक पहुंच सकते हैं। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। जितना वो खर्च करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा जो गरीब लोग हैं वो सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे क्योंकि वो उसका खर्च नहीं उठा सकेंगे और सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है, इसीलिए जो है इसको अच्छा विकल्प नहीं माना जाएगा। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। मूलभूत सुविधाएं जिसके अंतर्गत जो उनकी अत्यंत जरूरी चीजें उनको पूरा किया जा सके। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। मूलभूत जरूरतें क्या हैं? स्वच्छ पीने का पानी, रहने की व्यवस्था, खाने के लिए सामग्री, सड़क, इसी तरीके की जैसे कि शिक्षा, अस्पताल, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसीलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर किसको उठानी चाहिए? सरकार को। तो अब देखिए सरकार ही इसका खर्चा कैसे उठाती है। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं? आप सभी को पता है कि जो सरकार है वो संसद में बजट पेश करती है और बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा जो है वो पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के जो खर्चे का खाता है वो पेश करती है और आने वाले साल के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं वो बताती है। जैसा कि हाल ही के दिनों में अभी बजट जो है वो पेश हो रहा है और उसमें अगले साल की जो है जो
स्कीम्स चलनी है उसके बारे में बात होती है, और जो पिछले साल जितना भी काम सरकार ने किया है वो पेश करती है। ठीक है, सरकार को इस बात का ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्च को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना निश्चित मात्रा में पानी जो खर्च है वो उठा सके। ठीक है, नीचे आप देखिए एक जो है ये आपको बताया गया कि केंद्र सरकार जिन पर धन व्यय करती है वो क्या क्या है और कितने % है। ठीक है, जैसे कि ब्याज, रक्षा, सब्सिडी, आर्थिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए अनुदान, पुलिस, अन्य, इन सब पे कैसे कैसे जो है वो खर्च होता है। नेक्स्ट देखिए, जन सुविधाएं क्या होती हैं। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए। और जन सुविधाएं क्या हैं आपको मैंने अभी भी बताया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है सरकार। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए ठेके दे देते हैं ठेकेदारों को। दिल्ली में बिजली का वितरण जो है वो काम जो है वो निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है और सुनिश्चित करना पड़ता है वो सुविधाएं जो है सस्ती कीमत पर लोगों तक पहुंचा सके। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। आपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, ये सब आपको पता करने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है। चेन्नई के बारे में हमने अभी स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा था कि वहां पर जो है लोगों को पानी की किल्लत होती है। जो लोग अमीर है उनके पास पानी आसानी से पहुंच जाता है और जो गरीब है उनको पानी के लिए काफ़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाएं जो हैं सुविधाओं का भारी अभाव है। जो इसके पहले हमने जो है स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। यह जन सुविधा बहुत मायने रखती है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है और कुछ इलाकों में कम पानी आता है। जहां पानी का भंडार किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों में पानी कम आता है। जल आपूर्ति में कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्य वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग क्या करते हैं, ये लोग जो हैं ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि कुछ ही लोग जो है सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सकते हैं। इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है, मतलब कि वो कितने पैसे खर्च करके पानी खरीद सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। जल शोधक उपकरण मतलब पानी को साफ करने वाली जो उपकरण होते हैं।
इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है, मतलब कि जो पैसे खर्च कर सकते हैं वो ही पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। ठीक है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी की ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। चेन्नई में मामुंदुर, पालूर, कारुनिघिजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांवों में पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। इस तरह से न केवल खेत का पानी छिन जाता है बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। और उसका क्या नतीजा निकला है? इन सारे कस्बों और गांवों में भूमिगत जल कौन सा होता है? जो पानी जमीन के नीचे है उसमें जो है गिरावट आई है, कमी हुई है। अब नेक्स्ट क्लास में, आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम विकल्पों की तलाश और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे क्या निकलता है। तो आपने इस चैप्टर को इतना जो है ज़रूर रीड करना है और इसके साथ में जो इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ उसको नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।